हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग गवर्नर जनरल, जो भारत में गवर्नर जनरल हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक यूपीएससी यूपीपीएससी के एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं कि रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो विलियम बेंटिक आपका पहला गवर्नर जनरल था भारत का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स यूपीएससी 2007 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन है आपके पास, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कोट कर सकते हैं यदि आपको आंसर इसका पता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो दूसरा स्टेटमेंट है केवल वो सही लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा गलत लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ही वॉज नॉट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इवन हम जानते हैं कि जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो कब अपॉइंट किया गया था। तो आप देखेंगे 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बना के भेजा था कि अब भारत का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो एक बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर 5 मेंबर बोर्ड की बात हुई थी, जिसमें एक आपका चेयरमैन होगा और 4 इसके मेंबर होंगे। तो ये जो चेयरमैन था, इसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया, और उस वक्त ये गवर्नर जनरल कौन था, तो हम कह सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो 1773 से आप कह सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें यह प्रोविजन किया जाता है कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वही भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के, वो कौन थे, तो वो हम कह सकते हैं विलियम बेंटिक या विलियम बेंटिक था। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला गलत है, तो इसलिए भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी हमारा यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है। 4 इवेंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं और आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, तो पहला है कि रॉबर्ट क्लाइव अराइवल इन इंडिया। तो अराइवल नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर री अराइवल लिखा हुआ है। तो क्लाइव री अराइवल इन इंडिया मतलब जो क्लाइव जब दोबारा भारत आया। दूसरा लिखा हुआ है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तीसरा आपका बैटल ऑफ बक्सर, और चौथा है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम इंडियाज गवर्नर। ठीक है, तो सबसे पहले जो बैटल ऑफ बक्सर है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। उसके बाद फ्रेंड्स, इसी के बाद आप देखेंगे जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो इसमें बैटल कौन लड़ता है, तो वो लड़ता है अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो। लेकिन इसी के बाद जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की जाती है, ये कब साइन होती है, तो हम कह सकते हैं अगस्त 1765 में। तो इस ट्रीटी को साइन करने के लिए जो क्लाइव है आपका, रॉबर्ट क्लाइव, ये दोबारा भारत आ जाता है। तो क्लाइव भारत पहले आएगा, उसके बाद ट्रीटी साइन करेगा। तो क्लाइव भारत कब आता है, तो री अराइव करता है ये 3 मई 1765 को। 3 मई 1765 को ये दोबारा भारत आता है, और इसके बाद आप देखेंगे कि एक महीने बाद अगस्त में इसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन कर लिया। ठीक है, अगस्त 1765 में। अगर वॉरेन हेस्टिंग्स की हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये गवर्नर कब बना था इंडिया का, तो हम कह सकते हैं 1774। आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1774 में जो गवर्नर बनता है, अगर जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है बंगाल में, आप देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चारों ऑप्शन को अगर क्रोनोलॉजी में लगाएंगे तो आपको बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा, 3 1 2 4। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी 2010 में ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन was firmly laid down by Warren Hastings, on which the superstructure was raised by Cornwallis। तो फ्रेंड्स, अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन की हम बात करें, तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और बाद में आप देखेंगे कि कॉर्नवालिस कोड लाता है और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करता है, सिविल और जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फाउंडेशन रखा गया लोक प्रशासन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको रीस्ट्रक्चर या मॉडिफाई करने का काम किसने किया, तो आप कह सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन इज नॉट ट्रू। दूसरा ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, क्लाइव वाज रिस्पांसिबल फॉर रिफॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज।
तो फ्रेंड जो रॉबर्ट क्लाइव था, ध्यान रखिएगा, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिविल और मिलिट्री सर्विस था, इन दोनों को रिफॉर्म करने का काम किया। अगर सिविल रिफॉर्म्स की हम बात करें फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, उनको गिफ्ट लेने या प्राइवेट बिजनेस करने से क्लाइव मना कर देता है। इवन वहां पर उसने इंटरनल टैक्स भी कंपलसरी कर दिया था। अगर सिविल रिफॉर्म्स की हम बात करें, तो यहां पर इसने इंटरनल टैक्स कंपलसरी कर दिया, गिफ्ट या आप कह सकते हैं कि जो पर्सनल ट्रेड होता है, इसको बैन कर दिया। तो ये आपका सिविल रिफॉर्म हो गया। अगर हम मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें, तो उसने जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, उनको डुअल अलायंस लेने से मना कर दिया। ठीक है, मतलब डुअल अलायंस, अब सभी जो जितने कर्मचारी हैं कंपनी के ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनको डुअल अलायंस नहीं दिया जाएगा। उसने कहा कि डुअल अलायंस केवल उन लोगों को मिलेगा, हम कह सकते हैं 1766 से डुअल अलायंस केवल उन लोगों को दिया जाएगा जो बंगाल और बिहार के बॉर्डर के बाहर अपॉइंट है। जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं, जो ब्रिटिश हैं और जो बंगाल और बिहार के बॉर्डर या सीमा के बाहर अपॉइंटेड हैं, उनको केवल डुअल अलायंस दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए उसने मिलिट्री रिफॉर्म भी किया। तो बी ऑप्शन भी इस तरह से हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर एज ही कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो अगर ब्रिटिश एम्पायर के कंसोलिडेशन की हम बात करें फ्रेंड्स, तो आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी, एक लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस और दूसरा आएगा आपका लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक यहां पर गलत लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत है। नॉट ट्रू ये आपसे पूछा गया था, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर को कंसोलिडेट करने का इसने बहुत प्रयत्न किया थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, उसके थ्रू उसने ब्रिटिश एम्पायर में बहुत सारी इंडियन टेरिटरी को एनेक्स किया। जैसे कि अगर हम कुछ टेरिटरीज की बात करें, और ये ऑर्डर भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऑर्डर भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाता है आपका सतारा। ठीक है, सतारा के बाद आप कह सकते हैं जैतपुर, सतारा, जैतपुर, संभलपुर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपका आ जाता है भगत। भगत के बाद आप देखेंगे उदयपुर। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा झांसी। झांसी के बाद अगर हम देखें तो नागपुर, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर। और फिर आप देखेंगे कि अवध को भी इसने एनेक्स कर लिया 1856 में। 1856 में ये अवध को एनेक्स कर लेता है और चार्ज क्या लगाता है अवध पे, तो हम कह सकते हैं मिस गवर्नेंस का। मिस गवर्नेंस का चार्ज लगाता है अवध पे, और इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में एनेक्स कर लिया जाता है। तो ये चार्ज भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि किस चार्ज पे अवध को एनेक्स किया जाता है या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अप्लाई किया जाता है अवध पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो मिस गवर्नेंस का चार्ज लगाता है अवध के ऊपर। अब अगर बाकियों की भी हम बात करें, तो सतारा जो है इसको एनेक्स करता है, आप कह सकते हैं 1848 में सतारा एनेक्स किया जाता है। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर, इन दोनों को 1849 में किया जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। भगत की बात करें तो ये 1850 में होता है। ठीक है, उदयपुर जो है आपका ये 1852 में मिलाया जाता है ब्रिटिश आप कह सकते हैं साम्राज्य में। झांसी मिलाया जाता है आपका 1853 में, और नागपुर जो है आपका 1854 में आ जाता है। एक एक साल के अंतराल पर आप देखेंगे सारे मौजूद हैं। ठीक है, अवध को एक साल बाद 1856 में मिस गवर्नेंस के चार्ज पर ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी हमारा इस तरह से यहाँ पर सही लिखा हुआ है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्ट लिखा गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो आप कह सकते हैं 15 जनवरी 1784। 15 ऑफ जैन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी कहा जाता है या कलकत्ता कहा जाता है, इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका ये किसके अंडर में बनाया गया था, तो आप कह सकते हैं ये आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल था, ये आपका सर विलियम जोन्स के अंडर में बनाया गया था। ठीक है, और उस टाइम पे अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि 1784 में भारत का गवर्नर ये सॉरी जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कौन है, तो आप कह सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो टाइम पीरियड है, ध्यान रखिएगा, ये आपका 1774 से 1785 तक गवर्नर रहता है बंगाल के अंदर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस 2014 में ऑलरेडी पूछा चुका है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास असर्शन और रीजन का है, कथन और कारण का, कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, अभी हमने देखा, एंड ही मॉडेस्टली डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ प्रेसिडेंटशिप ऑफ दैट लर्न्ड बॉडी इन फेवर ऑफ सर विलियम जोन्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रेसिडेंटशिप या फिर आप कह सकते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसने अपनी स्वेच्छा से ये पोस्ट छोड़ दिया, किसके फेवर में, सर विलियम जोन्स के फेवर में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल होता है 1774 से 1785 तक, अभी मैंने आपको बताया। और इसी दौरान आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है, ये बहुत बुद्धिमान है। इसकी जो विशेष आप कह सकते हैं रुचि है वो है संस्कृत में, पर्जियन में या फिर अरेबिक में। तो अरेबिक, संस्कृत, पर्जियन, इसको सभी लैंग्वेज आते थे। और इसने आप कह सकते हैं इन्हीं के और डेवलपमेंट के लिए या और विकास के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसको प्रेसिडेंटशिप भी ऑफर हुआ था, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसने ये सर विलियम जोन्स के फेवर में ये पद छोड़ दिया, वो भी अपनी स्वेच्छा से, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रीजन लिखा हुआ है कि वॉरेन हेस्टिंग्स वाज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, एंड एन एडरेंट ओरिएंटलिस्ट, जो कि आप कह सकते हैं संस्कृत, पर्जियन और अरेबिक इन तीनों में रुचि रखता था, हु यूज्ड टू इनकरेज द स्टडी ऑफ संस्कृत, पर्जियन एंड अरेबिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए और आर दोनों ही करेक्ट लिखे हुए हैं, इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इस असर्शन और रीजन के लिए, ठीक है। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में आप कह सकते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, कि 2019 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद, सिक्योरिटी सेल की जो पॉलिसी थी किस गवर्नर जनरल से रिलेटेड थी, किसके टाइम पीरियड से। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में ऑलरेडी 2006 में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन यहां पर लिखे गए हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो अगर सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी की बात करें तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब अगर हम इस पे कुछ डिस्कशन करें फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिशर्स थे भारत के अंदर, उनका जो स्टे था, अपने स्टे के दौरान आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज को फॉलो किया। जैसे कि अगर सबसे पहले हम देखें 1740 से लेकर के अगर हम 1765 तक की बात करें, मतलब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तक की बात करें, तो इस दौरान जो कंपनी थी वो अपनी इक्वलिटी के लिए, स्टेटस की इक्वलिटी के लिए लड़ रही थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपने स्टेटस की इक्वलिटी के लिए लड़ रही थी। अब किसके बराबर इसको स्टेटस चाहिए था, तो आप कह सकते हैं जो इंडियन प्रोविंसेस थे उनके बराबर इसको स्टेटस चाहिए था। और आप देखेंगे कि 1765 में जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स कंपनी को मिल जाते हैं तो वो अब एक इंडियन प्रोविंस की तरह बिहेव करने लगती है ना। जो भारत के इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स हैं अब इसमें ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन अपना करने लगती है। तो अब यहां पर स्टेटस तो हो गया इंडियन प्रोविंसेस जैसा। अब इसके बाद अगर हम देखें 1765 से अगर हम देखें 1813 तक, तो फ्रेंड्स यहां पर जो पॉलिसी फॉलो की जाती है उसको बोला जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल, पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल। अब ये जो पॉलिसी है इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है पॉलिसी ऑफ सीज, ठीक है। सीज की पॉलिसी फॉलो करती है, सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी फॉलो करती है। और इस पॉलिसी में आप देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो क्या है, तो आप कह सकते हैं सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस, जिसको हम सहायक संधि के नाम से भी जानते हैं। इसको सबसे बखूबी किसने यूज किया, तो आप देखेंगे वेलेस्ली, ठीक है। इससे एसोसिएटेड कौन है, तो वो आपका है वेलेस्ली। सब्सिडियरी अलायंस क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है सब्सिडियरी अलायंस में कि अगर कोई भी रूलर सहायक संधि पे हस्ताक्षर करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तो उसको कुछ चीजों का पालन करना होता था, कुछ कंडीशंस थे जिन्हें उन्हें फॉलो करना होता था, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम 1813 के बाद की बात करें तो आप देखेंगे 1813 से 1857, यह हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857, यहां तक जो पॉलिसी फॉलो की जाती है उसमें हम देखेंगे कि सेपरेशन पॉलिसी फॉलो की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, सेपरेशन पॉलिसी। और इस सेपरेशन पॉलिसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल निकल के सामने आता है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिससे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा एसोसिएटेड जो गवर्नर जनरल है वो है आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स किया जाता है। उसके बाद 1857 के बाद आप देखेंगे कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है भारत के अंतर्गत। तो 1858 से अब इनकी जो पॉलिसीज हैं
वो भारतीयों के लिए थोड़ी लिबरल हो जाएंगी, या आप कह सकते हैं कि जो पॉलिसीज हैं उसमें डिसेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले 1858 से अगर 1935 के एक्ट तक की हम बात करें, जो 1935 का एक्ट आता है, इसमें हम देखेंगे कि जो यूनियन पॉलिसीज हैं तो सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसीज यहां पर फॉलो की जाती हैं। और उसके बाद 1935 से 1947 यानी कि टिल इंडिपेंडेंस आप देखेंगे कि इक्वल यूनियन पॉलिसी फॉलो की जाती है, कि मतलब अब जो डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है ये बहुत आप कह सकते हैं चरम स्तर पे है अपने। तो 1935 से लेकर के 1947 तक का ये हिसाब रहता है। तो यहां पर फ्रेंड्स सिक्योरिटी सेल की जो पॉलिसी आप देखेंगे कि ये 1765 से 1813 तक के बीच में सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी फॉलो की जाती है। और इससे इस टाइम पीरियड के बीच में दो गवर्नर जनरल आ जाते हैं आपके, एक वॉरेन हेस्टिंग्स और एक वेलेजली। वेलेजली आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ सीज जो थी, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो क्या है, तो सब्सिडियरी अलायंस है, जो कि वेलेजली के द्वारा फॉलो किया जाता है। उसके बाद अगर हम सेपरेशन पॉलिसी की बात करें, उससे पहले सेपरेशन पॉलिसी में आप देखेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि डलहौजी के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है। अब यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स की अब देखेंगे कि यहां पर जो हमने टाइम पीरियड देखा 1765 से 1813 तक, इसमें वेलेजली तो यूज करता है सब्सिडियरी अलायंस। अगर हम वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो पॉलिसी यूज करता है उसका नाम है रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी। ठीक है, जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है रिंग ऑफ फेंस पॉलिसीज एसोसिएटेड विद। जो रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी है वो किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पीसीएस 2013 में ऑलरेडी पूछा चुका है। तो फ्रेंड्स अभी ये मैंने आपको बता दिया कि जो रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी है ये आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स की थी। अब रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी है क्या, तो इसको आप समझें। सपोज कीजिए फ्रेंड्स कि ये एक टेरिटरी है, किसी ए पर्सन की एक टेरिटरी है। ठीक है, इस टेरिटरी को यहां पर मौजूद किसी टेरिटरी से खतरा है। अब ये मान लीजिए डी की है। ठीक है, तो अब ये ए को इन्वेड करना चाहता है या ए पे कब्जा करना चाहता है। जो डी है वो ए पर कब्जा करना चाहता है। तो ए के आसपास जो टेरिटरीज हैं या ए के जो पड़ोसी आप कह सकते हैं टेरिटरीज हैं या पड़ोसी जो रजवाड़े हैं, अगर उनको ए ने प्रोटेक्ट कर दिया तो आप देखिए डी से जो खतरा है ए को वो कम हो जाएगा, है ना। मतलब जो हमारी टेरिटरी है उसके चारों तरफ हम फेंसिंग कर देंगे, एक बाड़ा लगा देंगे। ये बाड़ा किसका होगा, तो हम कह सकते हैं ब्रिटिश ट्रूप्स का। तो अगर यहां पर ब्रिटिश ट्रूप्स खड़े हो जाएं इस जगह पर, तो डी को पहले इन ट्रूप से लड़ना पड़ेगा ए तक आने के लिए। तो यही पॉलिसी थी आपकी रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी। ज्योग्राफी में आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट आता है हर्टलैंड और रिमलैंड थियरी का, हर्टलैंड और रिमलैंड थियरी का। तो जो हर्टलैंड है वो सेंटर एरिया होता है और आसपास का जो एरिया होता है वो आपका रिमलैंड कहलाता है। तो यहां पर जो रिंग ऑफ फेंस है इट इज नथिंग बट द थियरी ऑफ रिमलैंड। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने आसपास का जो नेबर है उसको प्रोटेक्ट कर दिया तो जो हमारा मेन टेरिटरी है वो ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट हो जाएगा। और ये जो नेबरिंग स्टेट है इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला कि ये आपका बफर स्टेट है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अवध को बफर स्टेट बनाया भी गया था अफगान और रशियन इन्वेजन से बचने के लिए। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग एबॉलिश्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। बंगाल के अंतर्गत जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था, जैसे आपको पता होगा कि दो दीवान अपॉइंट किए गए थे। पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि जब बैटल ऑफ बक्सर खत्म होता है उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है अगस्त 1765 में। ट्रीटी को हम क्या कहते हैं, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो जब इलाहाबाद की सेकेंड ट्रीटी होती है तो इसमें क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, तो इसके जो अंदर के पॉइंट्स है वो तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो कैश में पेमेंट होगा वो तो एक अलग प्रोविजन है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में बंगाल के। तो उसने क्या किया कि यहां पर दो इंडियंस को ही अपॉइंट कर दिया डिप्टी दीवान के तौर पर। जो बंगाल रीजन था वहां पर आपका मोहम्मद रजा अपॉइंट किया गया दीवान के तौर पर, और जो आपका बिहार रीजन था वहां पर राजा शिताब राय को अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है यही डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब यहां पर दीवानी राइट्स और जो निजामत इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। अब ये समाप्त कब किया जाता है, तो आप देखेंगे कि जब आपका वॉरेन हेस्टिंग्स आता है 1772 में। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हमें ये डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ये समाप्त करनी है बंगाल से। उसके बाद 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन जाता है बंगाल का। और आप कह सकते हैं उसी दौरान जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो इस डुअल सिस्टम को समाप्त कर देता है। तो अगर पूछा है आपसे कि जो डुअल सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किसने किया, अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया कि डुअल जो गवर्नमेंट सिस्टम है बंगाल के अंदर इसको अबॉलिश किसने किया, तो अबॉलिश किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब अगर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, तो भाई जिसने इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की होगी उसने ही तो इंट्रोड्यूस किया होगा। और आप देखिए कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर किसने लड़ा था, वो लड़ा था आपका हेक्टर मुनरो। लेकिन इसके बाद 1765 में जो ट्रीटी साइन की थी वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और इसी को कहा जाता है कि 3 मई 1765 को रॉबर्ट क्लाइव भारत आया और अगस्त 1765 में उसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया। तो इसका मतलब इसी को री अराइवल बोला जाता है। तो ड्यूरिंग हिज री अराइवल रॉबर्ट क्लाइव वी कैन से दैट स्टार्टेड द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है, थ्रू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है बंगाल के अंतर्गत, इसे इन्फोर्स किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और ये 66 बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन पूछा चुका है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया और वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इंपीचमेंट। तो किस गवर्नर जनरल के खिलाफ ब्रिटेन में महाभियोग चलाया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। अब ये क्वेश्चन अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछा गया, यूपीपीसीएस में 2010 में पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया। तो फिर ध्यान रखिएगा इसमें ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ इंपीचमेंट चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में, ठीक है। 1788 से 1795 के बीच में इंपीचमेंट चला था, 1788 से 1795 के बीच में, ठीक है। इंपीचमेंट क्यों चला गया था? तो हम कह सकते हैं फॉर हिज आर्बिट्रेरी फंक्शंस, फॉर हिज अनजस्ट एंड आर्बिट्रेरी फंक्शंस, अनजस्ट एंड आर्बिट्रेरी फंक्शंस। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाने तौर पर, जब जो ये काम कर रहा था जो कि अनजस्ट थे, जो जस्टिफाइड नहीं थे, उन कामों के लिए आप कह सकते हैं भारत में इसके ऊपर ब्रिटेन में ये इंपीचमेंट प्रोसेस चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में इसके ऊपर जितने भी चार्जेस थे उनको खारिज कर दिया था, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला था कि इसने जो भी किया भारत के अंतर्गत वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही भलाई के लिए किया या ब्रिटिश एम्पायर की भलाई के लिए किया, ठीक है। ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हु एस्टेब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत के अंतर्गत जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है ये किसने इंट्रोड्यूस किया, इस्टेब्लिश किया? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा सिविल और जुडिशियल रिफॉर्म जो है उससे केवल एक बंदा एसोसिएटेड है, नींव रखी थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगर रिस्ट्रक्चर या मॉडिफिकेशन की हम बात करें तो ये आपका कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि कॉर्नवालिस ने यहां सर्किट कोर्ट भी स्टेब्लिश किए थे और इनके सुपरविजन के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की थी, कहां पर? कलकत्ता में या बंगाल में, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सर्किट कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए थे कब? तो हम कह सकते हैं कि ये जो सर्किट कोर्ट्स थे ये इनके कार्यकाल के दौरान 1790 में आप देखेंगे कि जो कंपनी के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको समाप्त कर दिया गया था और एक सर्किट कोर्ट का जो प्रोविजन है ये इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। और यहां से अगर कोई नाखुश है सर्किट कोर्ट से तो अपील कहां कर सकता है? तो हम कह सकते हैं सुपीरियर कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था आपका कलकत्ता में। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया व्हिच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल है जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जो कि बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाने लगा। अब ये क्वेश्चन आपका आईएएस 2010 में पूछा गया और फिर यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पहले पूछा गया, फिर आईएएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया, ठीक है। तो यूपीपीसीएस मेंस के क्वेश्चन देखिए आईएएस प्रीलिम्स तक में रिपीट हुए हैं, तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स में तो दोबारा रिपीट होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है, अब ध्यान रखिएगा जो सिविल सर्विसेज था भारत के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान या ब्रिटिश काल में वो 2 तरह से डिवाइडेड था। कुछ पोस्ट थी जो अनकोवेनेंटेड थी, ठीक है, और कुछ पोस्ट थी आपकी कोवेनेंटेड। तो जो अनकोवेनेंटेड पोस्ट थी ध्यान रखिएगा यहां पर कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं था, किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता था, यहां पर नॉमिनेशन होता था, ठीक है। और ज्यादातर जो भारतीय थे वो अनकोवेनेंटेड पोस्ट पे ही रखे जाते थे। अनकोवेनेंटेड पोस्ट आप कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट सर्विसेज, ये जो छोटे पोस्ट है वहां पर ही। लेकिन जो कोवेनेंटेड पोस्ट है जैसे आज हम आईएएस जानते हैं, ठीक है, तो आईएएस की पोस्ट पर एक ब्रिटिश ही रह सकता था अगर हम ब्रिटिश एरा की बात करें, तो वो आपका कोवेनेंटेड पोस्ट कहलाता था। इसको भारतीयों के लिए ओपन किया गया और फिर इसी को इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाने लगा। तो ये काम किसने किया था? तो आपका ये काम कॉर्नवालिस ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो कॉर्नवालिस कोड था यही बाद में हमारा इंडियन सिविल सर्विसेज या आईसीएस बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड है। कॉर्नवालिस का जो मकबरा है ये कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा 1805 में 1805 में कॉर्नवालिस की मृत्यु हुई थी, कहां पर? गाजीपुर में, और यहीं पर इसका मकबरा स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड की हम बात करें तो 1786 से लेकर के 1793 तक का जो टाइम पीरियड है वो कॉर्नवालिस से एसोसिएटेड है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे उसमें आपको ध्यान रखना होगा परमानेंट सेटलमेंट। जो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, यह आपका कॉर्नवालिस के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें आपका
1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन किया गया था, जो कि ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी टीपू सुल्तान के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका कॉर्नवालिस के ही टाइम पीरियड पर साइन किया गया था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1805 में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हुई थी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिटवीन हुम द ट्रीटी ऑफ बसिन साइन। तो ट्रीटी ऑफ बसिन किसके किसके बीच में साइन हुई थी 1802 में? तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ट्रीटी ऑफ बसिन थी वो इंग्लिश या ब्रिटिश और मराठों के बीच में साइन की गई थी। जो ट्रीटी ऑफ बसिन है ये मराठों की तरफ से बाजीराव सेकंड ने साइन की थी, बाजीराव सेकंड। ठीक है, अब ध्यान में रखिए कि बाजीराव सेकंड पूना रिप्रेजेंट कर रहे थे, पेशवा ऑफ पूना कहलाते थे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहीं से जो मराठा एम्पायर है वो आपका इसका एनेक्सेशन कर लिया गया 1802 में ट्रीटी ऑफ बसिन के द्वारा। ठीक है, जब पेशवा ही आपका आप कह सकते हैं उसने ही ट्रीटी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया, तो आप कह सकते हैं कि जो मराठा एम्पायर है अब वो आपके सबऑर्डिनेशन में आ गया ब्रिटिश एम्पायर के। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस 2012 में ऑलरेडी पूछा चुका है। मराठा और ब्रिटिश के बीच में जो भी टसल हुआ है, मराठा और ब्रिटिश के बीच में जो भी आपका अफेयर है, टसल है, उसको हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि जो पहला मराठा सरदार है कौन है जिसने सब्सिडियरी अलायंस पर हस्ताक्षर किए लॉर्ड वेलेस्ली के? तो आप देखेंगे अभी हमने देखा कि जो पेशवा बाजीराव सेकंड है पूना से, आप कह सकते हैं कि इसने सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस पर हस्ताक्षर किया। कब किया? तो 1802 में। ठीक है, तो सब्सिडियरी अलायंस की बात करें फ्रेंड्स तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो भी रूलर सब्सिडियरी अलायंस पर हस्ताक्षर करेगा, ये जिसने भी सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट किया है, सहायक संधि को एक्सेप्ट किया है ब्रिटिश के साथ, उसको अपने कोर्ट में अपने दरबार में ब्रिटिश आर्मी अपॉइंट करनी पड़ेगी। आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश फोर्सेज हैं वो अपॉइंट की जाएंगी, और इन फोर्सेज का जो रख रखाव है या इनको पे करने का काम किसका होगा? उसी रूलर का होगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रिटिश फोर्सेज एंड देयर मेंटेनेंस, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होता था सब्सिडियरी अलायंस में कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट के अंतर्गत। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि जो भी रूलर है जिसने भी सब्सिडियरी अलायंस पर हस्ताक्षर किया है, ही वुड नॉट इंटर इनटू एनी फर्दर अलायंस, कोई अलायंस वो और साइन नहीं कर सकता। चौथा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर ब्रिटिश रेजिडेंट आपने अपॉइंट किया है तो ही वुड नॉट एम्प्लॉय एनी अदर यूरोपियन इन हिज कोर्ट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये हो गई कि ब्रिटिश के अलावा किसी और यूरोपियन को अपने कोर्ट में अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, साथ ही साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको आपको पैरामाउंट पावर कंसीडर करना पड़ेगा इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, और इन सब चीजों के बदले में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? तो आपको गारंटी देगी प्रोटेक्शन का, कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेजन होता है, अदर स्टेट्स का इन्वेजन होता है, तो इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, अब अगर कोई भी रूलर फेल कर देता है, फेल हो जाता है इस पर्टिकुलर चीज में, सब्सिडियरी अलायंस के जो भी कंडीशंस है उनमें, तो आप कह सकते हैं कि उसके बदले उसकी टेरिटरी के कुछ पार्ट को ब्रिटिश के द्वारा एनेक्स कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारी जो टेरिटरीज है भारत की उनको एनेक्स किया गया है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस तरह से जो सबसे पहली टेरिटरी थी जिसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया थ्रू द सब्सिडियरी अलायंस और एनेक्सेशन पॉलिसी, वो था आपके हैदराबाद, या आप कह सकते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ, ये सबसे पहले मिलाया गया सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू। तो ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि सब्सिडियरी अलायंस से सबसे पहले कौन सी टेरिटरी एनेक्स की गई, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। इट इज द वी कैन से दैट निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू इंटर इनटू सच अलायंस। उसके बाद फ्रेंड्स जो सब्सिडियरी अलायंस है वो अदर स्टेट्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। तो अगर आपको डेट जानना है तो डेट भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ क्लियर करके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में अलग से पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो सबसे पहली टेरिटरी थी जो सब्सिडियरी अलायंस जिस पर हस्ताक्षर किए वो थी आपकी हैदराबाद। हैदराबाद ने कब की थी? तो 1798 में, ध्यान रखिएगा 1798 में और फिर 1800 में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी टेरिटरी थी आपकी तो HMT, ध्यान रखिए आप एक कोड HMT, तो हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, तो ये तीन तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, मैसूर ने साइन किया आपका 1799 में, आप देखते हैं 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर खत्म होता है और टीपू सुल्तान मारा जाता है ऑन द गेट ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो उसके बाद मैसूर को मिला लिया जाता है 1799 में। तीसरे नंबर पे आपका तंजौर आ जाएगा, तंजौर मिला जाता है, ध्यान रखिएगा 1799 में ही। ठीक है, 1799 में ही तंजौर को मिला जाता है। उसके बाद फ्रेंड चौथे नंबर पे आपका औध है, औध को मिलाया जाता है 1801 में। उसके बाद फ्रेंड से 1802 में आपने देख लिया पेशवा आ जाते हैं, पेशवा ने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया है। उसके बाद 1803 में हम देखेंगे कि जो भोसले हैं बरार के, उन्होंने साइन कर लिया सब्सिडियरी अलायंस। उसके बाद भोसले के बाद आप देखेंगे सिंधिया, ये मराठा कॉन्फेडरेसीज हैं, है ना, इनके बारे में हम मराठा एम्पायर का जब अभी लेक्चर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मराठा एम्पायर जो है बाद में बहुत सारी कॉन्फेडरेसीज में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, जिसमें आपको सिंधिया, भोसले, होलकर ये सारे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपको ये ऑर्डर याद रखना है। इस पर भी स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली अलग से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। तो सब्सिडरी अलायंस क्या है, इसकी कितनी कंडीशंस हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2011, मेंस 2011, यूपी पीसीएस मेंस 2016, 2004 के स्पेशल मेंस में, और फिर आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया 2018 में। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, आराम से देख करके इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अभी पहले हम लोगों ने जितने भी कंडीशन डिस्कस किए हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग व्हिच कंक्लूडेड द सब्सिडरी अलायंस विद द लॉर्ड वेलेस्ली एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ट्रीटीज फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर है सब्सिडरी अलायंस साइन करने का, सहायक संधि को साइन करने का, जो क्रोनोलॉजी है वो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया और सबसे आखिर में किसने किया। तो फ्रेंड्स एक कोड मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया है HMT, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है। इसके साथ साथ तो हैदराबाद के बाद मैसूर आ जाएगा, मैसूर के बाद ध्यान रखिएगा आपका औध है 1801 में, और 1803 में देखेंगे तो सिंधिया है, और सिंधिया से पहले 1802 में हम लोगों ने देखा कि जो पूना के पेशवा है उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है। तो मतलब इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यूपी पीसीएस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं द रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर। वेल्लोर के का जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, इट अकर्स ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच गवर्नर, किस गवर्नर के टाइम पर हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पीसीएस 2016 में आपसे पूछा जा चुका है। तो फिर ध्यान रखिएगा जो वेल्लोर म्यूटिनी थी, जो वेल्लोर म्यूटिनी थी ये कैसी थी, तो हम कह सकते हैं ये एक सिपाही म्यूटिनी थी, ये एक सिपाही म्यूटिनी थी। क्यों हुई थी, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे, या आप कह सकते हैं जो रूलर ऑफ मैसूर था, ठीक है, उसके जो सिपाही थे वह, अब वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया था मैसूर। मैसूर आपको पता है क्यों, क्योंकि मैसूर का एनेक्सेशन कब हो गया था, 1799 में। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो म्यूटिनी होती है ये होती है 1806 में, वेल्लोर म्यूटिनी आपकी होती है 1806 में। और इस दौरान जो सिपाही हैं उनके रिलीजियस और जो सोशल आप कह सकते हैं अफेयर्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं, उनमें हस्तक्षेप किया जा रहा था कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो उसी के विरोध में आप कह सकते हैं, या उसी का विरोध करने के लिए ये म्यूटिनी हुई थी, वेल्लोर म्यूटिनी। और उस टाइम पे गवर्नर कौन था, तो 1806 के टाइम पर आप समझ सकते हैं कि गवर्नर कौन होगा, सर जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो उतने टाइम पर गवर्नर था। जॉर्ज बार्लो आपका भारत में गवर्नर जनरल रहा है 1805 से 1807 तक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुए हैं वो किसके शासनकाल के दौरान हुए हैं या किसके गवर्नर जनरलशिप के दौरान हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे यूपी पीसीएस में 2010 में पूछा चुका है। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए या डेट पता होनी चाहिए कि एंग्लो नेपाल वार हुए कब थे। तो आंग्ल जो नेपाल वार हुए थे फ्रेंड्स, ये आपके हुए थे 1814 से 16 के बीच में। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको पता होगा कि ये जो एंग्लो नेपाल वार थे ये समाप्त कैसे हुए थे। तो एक बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट ट्रीटी है आपकी, ट्रीटी ऑफ सुगौली। ट्रीटी ऑफ सुगौली। अब ट्रीटी ऑफ सुगौली कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी हुई थी 1815 में। ठीक है, तो अगर आप ट्रीटी ऑफ सुगौली का टाइम पीरियड आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं गवर्नर जनरल यहाँ पर कौन रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल है वो है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 1815 से, अभी हमने देखिए पहले क्या पढ़ा था, 1805 से 1807 तक आपका बार्लो था, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स 1815 से लेकर के 1819 तक, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर रहता है। और आप देखेंगे कि जो एंग्लो नेपाल वार हुए थे ये भी आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर हुए थे। ट्रीटी ऑफ सुगौली भी इसी के टाइम पर साइन हुई थी 1815 में। इसको 13 कर लें आप, 1813 टू 1819 आपका एक गवर्नर जनरल रहता है। लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूं, आप इसको एक बार प्लीज बुक से कंफर्म करें या रिफर करें, या आप कह सकते हैं कि जो कमेंट सेक्शन है हमारा उसमें मैं पिन कर दूंगा कमेंट, इसका टाइम पीरियड लिख के, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का। तो थोड़ा मैं भी भूल रहा हूं इसका टाइम पीरियड क्या है लॉर्ड हेस्टिंग का। तो ध्यान रखिएगा ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है ये आप याद रखिए 1815 में किसने साइन की थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने साइन की थी। एंग्लो नेपाल वॉर भी इसी टाइम पर हुए थे। इस टाइम पीरियड पर और क्या क्या हुआ था, तो आप देखेंगे जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये भी आपके इसी टाइम पर हुए थे जब आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हेक्टर मुनरो के आगे लिखा हुआ बैटल ऑफ बक्सर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो बैटल ऑफ बक्सर था आपका वो 22 आप कह सकते हैं 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, हेक्टर मुनरो, उसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी को हेक्टर मुनरो ने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें फ्रेंड्स तो लिखा हुआ है एंग्लो नेपाल वॉर, तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने देख लिया कि एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम पर जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था ये आपका गवर्नर जनरल था।
इसके बाद फ्रेंड्स अगर लॉर्ड वेलेस्ली की हम बात करें तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आपके 1799 में हुए थे, तो इस टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली था गवर्नर जनरल, तो ये वाला भी हमारा करेक्ट है। कह रहा कौन सा इनकरेक्ट है, अब यहाँ पर देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में आपका लिखा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो यही गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था, ठीक है, उस टाइम पर कौन था गवर्नर जनरल, तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। अभी हम लोगों ने इसकी पहले थोड़ी देर पहले इसकी बात की थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुए थे, और ये वॉर हुए कब थे, तो हम कह सकते हैं 1817 से लेकर के 1818 में। तो 1870 से 18 तक जो आपका गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, अब देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2013 में भी आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किससे रिलेटेड है, तो मैंने अभी आपको बता दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आप कह सकते हैं कि जो पेशवा थे आपका बाजीराव सेकंड, वो इस युद्ध में आ रहा था। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुए थे उसमें ही आपका जो पेशवा है बाजीराव सेकंड, इसकी हार हुई थी, और आप कह सकते हैं इसी के बाद जो आपका मराठा किंगडम है वो ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया गया था। मतलब जो पेशवा है वो सरेंडर हो गया, तो उसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर है वो आप कह सकते हैं जो मराठा किंगडम है वो ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है कि सर थॉमस मुनरो वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग द ईयर। अब थॉमस मुनरो आप देखेंगे किससे एसोसिएटेड है, तो हम देखते हैं जो रैयतवारी सेटलमेंट है, जो रैयतवारी सेटलमेंट है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है, इन विच वी कैन से दैट टैक्सेस ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड वर डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द रैयत्स। जो रैयत्स होते थे वो कौन होते थे, ये आपके ओनर ऑफ द लैंड थे। तो अब जो टैक्स है एग्रीकल्चरल लैंड है वो ओनर से डायरेक्ट कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो सेटलमेंट है ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, सर थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये आपका कहाँ का गवर्नर था, तो हम कह सकते हैं ये मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसका एक गवर्नर रहा है 1820 से 1827 के बीच में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।